नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो द वीक ऑफ शो में हम बात करने वाले हैं हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासत जारी है। हाई प्रोफाइल सीट विजयपुर पर मंत्री रामनिवास रावत की हार के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। वो इसे दल बदल और जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त पर जनता की चोट करार दे रही है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि विजयपुर की हार भाजपा की सबसे करारी हार है। वहीं भाजपा ने उमंग सिंगार और अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस विजयपुर की जीत से ही जश्न मना ले, बाकी उसकी क्या हालत है ये महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में दिख गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल तो खत्म हो गया है, लेकिन सियासत जारी है। हाई प्रोफाइल विजयपुर विधानसभा सीट पर मंत्री रामनिवास रावत की हार के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। वो इसे दल बदल और जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त पर जनता की चोट करार दे रही है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि विजयपुर की हार भाजपा की सबसे करारी हार है। सारी ताकत लगाकर भी बीजेपी अपने कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को नहीं जिता सकी। उन्होंने कहा कि दल बदल और राजनीतिक स्वार्थ का ये अनूठा राजनीतिक नमूना है। बीजेपी ने मंत्री पद का लालच देकर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को खरीदा। उन्होंने तब तक विधायकी नहीं छोड़ी जब तक उन्हें मंत्री पद देने की घोषणा नहीं हो गई। जनता ने भी रामनिवास रावत को बता दिया है कि मतदाता उनकी जागीर नहीं। बीजेपी को भी सबक सिखा दिया है कि दल बदल के हथकंडे जनता के फैसले के सामने नहीं चलते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ऐसे ही पोस्ट करते हुए कहा है कि ये जीत मध्य प्रदेश में परिवर्तन का बीज साबित होगी। उधर भाजपा उमंग सिंगार और अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार कर रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस विजयपुर की जीत से ही जश्न मना ले, बाकी उसकी क्या हालत है ये महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में दिख गया है। अब देखिए, बिल्ली के भाग से छीका फूट गया तो 2-4 दिन आनंद कर लेने दीजिए। जो रिजल्ट आया है ये भी तो देख लें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। पटक पटक के पिटाई हुई है। उत्तर प्रदेश में जो बुरी तरह आ रहे हैं उस पर अखिलेश जी नहीं बोलेंगे। देखिए, ये सब में जितनी हवा लोकसभा के चुनाव में भरी थी ना, देश की जनता ने पंचर कर दी है। खैर, भाजपा विपक्ष पर भले ही पलटवार करे, खुद रामनिवास रावत का बयान उसकी बेचैनी बढ़ाने वाला है। रावत आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की वजह से ही चुनाव हारे हैं। पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन ने उनके चुनाव में मेहनत नहीं की। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेताओं को उनकी एंट्री रास नहीं आ रही थी। उनके बीजेपी में आने के बाद कई नेताओं को अपने वजूद पर खतरा दिख रहा था, इसीलिए उन्हें हराया गया। भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के कारण लोगों को ये लगा कि ये कांग्रेस में था तब किसी को नहीं पनपने दिया, और शायद इधर भी किसी को नहीं पनपने दिया। तो कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने भी सैबोटेज किया। विजयपुर की हार से भाजपा सरकार की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी संगठन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा और अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के बाद वो भारी जोश में थी। बीजेपी का मानना था कि उसके पक्ष में लहर चल रही है, कोई भी उसके सिंबल में चुनाव जीत सकता है। लेकिन विजयपुर ने भाजपा का ये भ्रम फिलहाल तो दूर ही कर दिया है। इसके साथ ही जनहित के नाम पर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पार्टी बदलने वाले विधायकों को भी एक संदेश विजयपुर ने दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में विजयपुर उपचुनाव की जीत और बुधनी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के बाद कांग्रेस को संजीवनी सी मिल गई। लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस इस परिणाम को जन आक्रोश बता रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने की भी तैयारी शुरू कर दी है। चुनावी वादों को जनता के सामने ले जाकर वे सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यह ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी इसे जीतू पटवारी की इमेज बिल्डिंग की कोशिश करार दे रही है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत बदली नजर आ रही है। अब तक बैकफुट पर रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसकी झलक दिख सकती है। कांग्रेस भाजपा के चुनावी वादों, खासकर किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। विजयपुर की जीत से उत्साहित जीतू पटवारी ने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसान, युवा, आम लोग सब परेशान हैं। सरकार कर्ज लेकर फिजूल खर्ची कर रही है।
यही वजह है कि जनता का मोह सरकार से भंग हो रहा है और वो विजयपुर और बुधनी के नतीजों में दिखा है। विजयपुर में भाजपा को मात खानी पड़ी तो बुधनी में मामूली अंतर से जीती है। दोनों चुनाव में बुधनी के मतदाताओं से और विजयपुर के मतदाताओं से इसी मुद्दे पे वोट मांगे कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 3100 धान के दाम थे, 2700 गेहूं के दाम थे, 6000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3000 बहनों के लाडली बहना का दाम था और 450 रुपए का आपको गैस सिलेंडर दे। तो मैंने कहा लगाम लगाओ, बीजेपी पे लगाम लगा और लगाम लगाई। काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो 2 लाख 2.5 लाख रोजगार की बात की थी वो मिलना थे, जितने भी वेतन भोगी उनको नियमित करने की बात थी, ये काम नहीं किया। तो एक तरफ काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं 100 करोड़ रुपए रोज, अभी 5000 करोड़ रुपए इस महीने ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं करप्शन करने। पटवारी के इन आरोपों पर भाजपा पलटवार करते हुए तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि अपनी सरकार में प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने वाली कांग्रेस के मुंह से विकास की बातें शोभा नहीं देती। भाजपा का ये भी दावा है कि सरकार विकास के लिए कर्ज ले रही है और वो तय मानदंडों के अनुसार लिया जा रहा है। भाजपा के भी आरोप है कि कांग्रेस के अंदर भी अस्वीकार जीतू पटवारी सरकार के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर अपनी स्वीकारिता बढ़ाने की कोशिश में है। सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ये सारे काम करते हैं। एक अस्वीकार नेता कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी जी हैं। रही बात तो किसान हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब भी भारतीय जनता पार्टी रही है तो किसान कल्याण कार्यक्रम हुए, किसानों के कल्याण निधि हो, किसान की सम्मान निधि हो, इसका काम भी अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में पहले शिवराज जी की, आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, किया है। मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार बनी, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी, उस समय चुनाव के पहले वादा किया गया था कि प्रत्येक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। एक भी मध्य प्रदेश में ऐसा किसान नहीं है जो ये कह सके कि मेरे 2 लाख रुपए की कर्ज माफी हुई। इसलिए आप केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, केवल सुर्खियों में बने के रहने के लिए और अपने संगठन में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको 15 दिन का प्रायश्चित करना चाहिए जो आपके सरकारों के समय में अपराध हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकार काम करना चाहती है और जहां कर्ज लेते हैं तो कर्ज को अदायगी भी करते हैं और लगातार मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़े। आप बीमारू राज्य में छोड़ के गए थे, हम विकसित राज्य और आज देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश कटिबद्ध है। आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। मध्य प्रदेश में हर विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो उठती है। वो सदन में सरकार को घेरने का ऐलान तो करती है, लेकिन सदन के अंदर कभी असफल दिखाई पड़ती है तो कभी खुद ही घिर जाती है। लंबे अरसे बाद मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। अब देखना ये है कि इस बार वो सरकार को घेरने में कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र की करारी हार के बाद कांग्रेस को फिर ईवीएम में खराबी नजर आने लगी है। राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर तक हार के बाद ईवीएम का राग विपक्ष का फिर चालू हो गया है। यहां तक कि खुद की जीत को भी मानने को तैयार नहीं है विपक्ष का कहना है कि बीजेपी केवल प्लेइंग फील्ड बना रही है। छोटे छोटे राज्य में विपक्ष को जिता दो और बड़े राज्य अपने हाथ में ले लो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र की करारी हार के बाद कांग्रेस को फिर ईवीएम में खराबी नजर आने लगी है। मेरा ये संवैधानिक अधिकार है कि जहां मैं वोट चाहूं वहां मुझे वोट दूं और जहां वोट मैंने दिया है वो उसका मेरे हाथ में आए और हाथ में देने के बाद उसकी गणना हो। बैलेट पे होना चाहिए और बैलेट से ना हो। और आपको ईवीएम से इतना ही प्यार है तो आप वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिराने के बजाय हमको हाथ में दे दीजिए ना। क्या कहते हैं आप, उसको हम देख के और अलग से बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, उसकी गिनती करिए। जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर में विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार है। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा है, ये जनता का निर्णय नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। यही नहीं, कांग्रेस ईवीएम के विरोध में दूसरी जगह मिली जीत भी नहीं स्वीकार रही। कांग्रेस के कुछ नेता तो यह तक कह रहे हैं
कि मोदी सरकार बड़े राज्यों में ईवीएम में गड़बड़ी करती है और छोटे राज्यों में कांग्रेस को जिता देती है, इसीलिए कि पूरी तरह ईवीएम पर शक न किया जा सके। आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग करते हुए देश भर में जन जागरण यात्रा चलाने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर यात्रा अब निकालने वाले हैं। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फुजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। ईवीएम पर राजनीतिक दल ही नहीं, कई संगठन भी मोर्चा खोले हुए हैं। हाल ही में KA पाल नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम पर बैन लगाने की मांग की, जिस पर उसे कड़ी फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, जहां पार्टियां जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक दिखती है और जहां हार जाती है वहां खराबी दिखती है। कांग्रेस और उसके समर्थकों के ईवीएम पर रोने पर भाजपा भी तंज कस रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस न केवल जनमत बल्कि अपने सहयोगी दलों का भी अपमान कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, अब उससे बड़ा तो मैं नहीं हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट्स किया है कि जब चुनाव हारते हैं तब आपको ईवीएम पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं और जीत जाते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। अब इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। एक राष्ट्रीय दल को माननीय न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के द्वारा ये कहना, यही उनके लिए मुझे लगता है कि उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए। सच भी है कि कांग्रेस के बयान को सही माने तो झारखंड में हेमंत सोरेन और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जनता के वोटों से नहीं ईवीएम से जीते हैं। कांग्रेस का ये तर्क भी है कि बड़े राज्यों में ईवीएम के दम पर जीतने वाली भाजपा छोटे राज्य विपक्ष को जिता देती है। ये भी शायद किसी को हजम हो, क्योंकि तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल या केरल, इन राज्यों में भी विपक्ष को ही चुनाव में जीत मिली है। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को ईवीएम की गड़बड़ी दिखने लगी, जबकि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में जीत को वह मोदी के खिलाफ बड़ा जनादेश बता रही थी। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के ही कई बड़े नेता ईवीएम पर रोने को नकारात्मक राजनीति कहने लगे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस छोड़ने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री P. चिदम्बरम। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों ने प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदल दिया है। कांग्रेस सियासी पिच पर बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ गई है। वहीं बीजेपी और उसकी सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को उसी के चुनावी वादों पर घेरने की तैयारी की जा रही है। 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदला सा है। विजयपुर में मिली जीत और बुधनी में हार की खाई पाटकर कम करने वाली कांग्रेस सियासी पिच पर बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ गई है। ये बीजेपी और उसकी सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। कांग्रेस 16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में चुनावी वादों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। 3100 रुपए क्विंटल धान और 2700 रुपए क्विंटल गेहूं, 6000 रुपए क्विंटल सोयाबीन की खरीदी, लाडली बहनों को 3000 रुपए महीने देने जैसे चुनावी वादों पर वो सदन में सरकार से जवाब मांग सकती है। 1 साल से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में वादे करके पूरे आई थी, चाहे लाडली बहना हो, चाहे गेहूं खरीदी हो, चाहे धान हो, चाहे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी विफल रही।
तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 1 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र लाना चाहिए। किसान है, युवा है, जो वादे हैं उन सभी को लेकर कांग्रेस पार्टी घेरेगी। अब तक चुनाव से बचने वाली कांग्रेस अब चुनावी मैदान में भी भाजपा से दो हाथ करने की तैयारी में है। ऐसी कोशिश में कांग्रेस ने बीना की विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। कांग्रेस चुनौती दे रही है कि भाजपा में अगर दम है तो वो निर्मला सप्रे का इस्तीफा लेकर चुनाव में उतरे। इस बीच विजयपुर से कांग्रेस विधायक चुने गए मुकेश मल्होत्रा ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा ने उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए 5 करोड़ का ऑफर दिया और न मानने पर डकैतों से हत्या कराने की कोशिश की गई। मल्होत्रा के इस आरोप के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश में भी है कि भाजपा कैसे कांग्रेस से डरी हुई है। निर्मला सप्रे जी का विधानसभा अध्यक्ष जी को फैसला नहीं ले पाए थे। 90 दिन उनके पास विचारा उपरांत हमने उसे माननीय हाईकोर्ट में सबमिट कर दिया है। माननीय हाईकोर्ट अब उसको तय करेगी। वीडी शर्मा जी बताएं कि निर्मला सप्रे उनकी भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है, और मुझे लगता है विजयपुर के डर से बीना में चुनाव नहीं कराना चाहती। बीजेपी से लोग थक गए, बीजेपी को हटाना चाहते, और बीजेपी को भी इसका आभास है। अगर आभास नहीं होता तो निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा कराते। हमने विधानसभा में उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए कांग्रेस ने आवेदन दे रखा है। आप क्यों डर रहे हो? इसलिए कि आपने किसानों के 3,000 रुपये 3100 के धान खा रहे हो। आप 2700 रुपये दाम के किसानों को छल रहे हो, उनके साथ भ्रमजाल कर रहे हो। इसलिए कि आपने 3,000 बहनों के नहीं दे पा रहे हो। इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने जो रामनिवास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार है कि वो तुमको चुनाव नहीं करना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ये आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे, 2 आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना आप। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है, हम लोग छोड़ना। उधर भाजपा निर्मला सप्रे के मामले को लेकर खुलकर नहीं बोल रही। बीजेपी का कहना है कि सप्रे का कांग्रेस से मोह भंग हुआ है, वो जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। कांग्रेस के फ्रंट फुट पर आने पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की ये खुशी बिल्ली के भाग्य से छीका फूटने जैसी है। वो सदन में आए या सड़क में भाजपा 2 हाथ करने को तैयार बैठी है। बीजेपी विधायक मुकेश मल्होत्रा के आरोपों को भी बेबुनियाद बता रही है। कि निर्मला सप्रे जी ने एक बार कहा, उन्होंने शायद विधानसभा को भी लिख करके दिया कि भाई मेरा मोह भंग कांग्रेस से हुआ है, और जब मेरा मोह भंग हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से, मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूँ, लोकतंत्र में चुन करके आई हूँ, तो मैं जनता की सेवा के लिए, वहाँ के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलूं, तो ये बीजेपी क्यों माना जाता है? मुझे लगता है ये क्षणिक प्रसन्नता है, प्रसन्न रहने दीजिए। और विजयपुर आज वो 7,000 से जीते हैं। गया चुनाव 1.5 साल पहले, 1 साल पहले वो केवल जो जीते हैं उसमें 18,000 से केवल 7,000 पे आ गए, और अगला चुनाव जब होगा तो किसी मुगालता में न रहे, भारतीय जनता पार्टी वापस इस चुनाव को जीतेगी। मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी में पहले कार्यकर्ता रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, अब उनको वो वहाँ उस दल में है, तो जो उनको बताया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, वही वो बोलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि विजयपुर की जीत और बुधनी के कड़े मुकाबले ने लगातार हार से हताश निराश कांग्रेस को जोश से भर दिया है। यही वजह है कि एक और वो बीना में भाजपा को चुनाव कराने की चुनौती दे रही है, तो सदन में तगड़ी मोर्चेबंदी की तैयारी में है। देखना यह है कि फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस के पांव कितना टिक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश में चुनावी घमासान तो थम चुका है, लेकिन एक नया दंगल शुरू हो गया है, और वो दंगल धर्म स्थलों के सर्वे को लेकर। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है का नारा देने वाली बीजेपी और RSS विपक्ष के निशाने पर आ गई है। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही मस्जिद, धार की भोजशाला को प्राचीन मंदिर बताकर मुस्लिमों का कब्जा हटाने की मांग उठ रही है। लेकिन अब ये विवाद देश भर में फैलता जा रहा है। हाल में यूपी के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग के बाद अजमेर को लेकर भी याचिका लग गई और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। देश में चुनावी घमासान तो थम चुका है, लेकिन एक नया दंगल शुरू हो गया है।
ये नया दंगल धर्म स्थलों के सर्वे को लेकर शुरू हुआ है। देश की सियासत में 3 दशक तक राम मंदिर आंदोलन की गूंज रही। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन मंदिर और मस्जिद विवाद का विवाद बरकरार है। अब अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी का नारा गूंज रहा था। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही मस्जिद, धार की भोजशाला को प्राचीन मंदिर बताकर मुस्लिमों का कब्जा हटाने की मांग उठ रही थी, लेकिन अब ये विवाद देश भर में फैलता जा रहा है। हाल में यूपी के संभल की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग के बाद तो बवाल हो गया। हिंदू पक्ष के हरिशंकर जैन ने इस मस्जिद को प्राचीन हरिहर मंदिर बताते हुए उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की। उनकी याचिका पर स्थानीय अदालत का सर्वे कराने के आदेश दिए, और जब अदालत के आदेश पर गठित टीम सर्वे करने पहुंची तो बवाल हो गया। सर्वे से नाराज मुस्लिम पक्ष ने बवाल शुरू कर दिया। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई और इसमें 5 लोगों की जान चली गई। संभल का ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष न्यायालय ने फिलहाल सर्वे रिपोर्ट गुप्त रखने, निचली अदालत को फिलहाल फैसला न लेने और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी है। लेकिन ये विवाद यही नहीं थमा है। संभल की आग बुझी भी नहीं थी कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक ऐसी ही याचिका अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर दायर कर दी। इस याचिका में एक किताब का हवाला देकर ये दावा किया गया है कि अजमेर की दरगाह भी हिंदुओं के मंदिर पर बनाई गई है। इस पर स्थानीय न्यायालय ने दरगाह कमेटी समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। इस पर न केवल मुस्लिम नेता बल्कि विपक्ष भी भड़क उठा है। वो इन याचिकाओं के पीछे भाजपा और मोदी सरकार का हाथ बता रहा है। विपक्ष स्थानीय अदालतों की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में देश के सभी धार्मिक स्थलों का स्वरूप 1947 के पहले की स्थिति में बनाए रखने के प्रावधान है, तो फिर इनके सर्वे की मंजूरी क्यों दी जा रही है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था। रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा, डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष और विपक्ष के नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का भी हवाला दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर हिंदू कब तक मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढेंगे। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। भाजपा किसी मामले में पक्षकार तो नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि आखिर धर्म स्थलों के सर्वे पर मुस्लिम नेता और विपक्ष को दिक्कत क्यों है। बीजेपी के नेता प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी मुस्लिम नेता और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि एक्ट में धार्मिक स्थलों के स्वरूप न बदलने पर रोक है, सर्वे पर नहीं। कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के का कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। मुस्लिम धर्म स्थलों के सर्वे को लेकर विवाद उस समय उठा है जब वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में संशोधन विधेयक पेश होने वाला है। बीजेपी इस मामले को लेकर खुलकर सामने तो नहीं आ रही, लेकिन वो 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। उसका सवाल है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को अपनी कह दे तो हिंदू उस पर कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। इसी तरह भले साबित हो कि उसके किसी धर्म स्थल पर मुस्लिमों का कब्जा है, तब भी वो कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? इन हालातों में धर्म स्थलों के सर्वे को लेकर शुरू हुई ये सियासत कहां तक पहुंचती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।